हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उस वीडियो में मैंने बात किया था कि कितने सारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यानी कि ब्लड प्रेशर को मैनेज करने वाले ड्रग हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके ब्रांड नेम के साथ साथ। और ये भी मैंने आपको स्लाइड के राइट साइड में दिखाया था कि कैसे ये जो ब्रांड नेम है आपका, जैसे मान लो टेलमिसार्टन हो गया, टेल्मा 40, टेल्मा 20 जो भी है, वो कौन से एक्टिव कॉन्स्टेंट को अपने पास रखता है, वो एक्टिव कॉन्स्टेंट किस क्लास को बिलोंग करता है। तो ऐसा करते हुए पूरा का पूरा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। लगभग वो 45 से 50 मिनट का वीडियो था। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था, अगर आप बोलेंगे तो मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जो कितना लंबा होगा मुझे भी नहीं पता, कि जिसमें हम बात करेंगे कौन कौन से क्लास का क्या क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, एक ही वीडियो में, कोई पार्ट वाइज नहीं होगा। आप में से बहुत लोगों ने मेरे को कहा कि इसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए, चाहे जितना भी लंबा हो। तो लीजिए, आपकी डिमांड पे मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ। अभी बस शुरू कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कितना लंबा जाएगा। अगर आप साथ देंगे तो लंबे समय तक चलेगा, पर आप जहाँ चाहें वहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला स्लाइड। तो ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं, देखिए इसके राइट साइड में आपको कौन सा क्लास का ड्रग दिखाई दे रहा है। ये पूरी लिस्ट में से ये पहली लिस्ट आ रही है आपके सामने। इस पर देखिए, इसका जो ब्रांड नेम है वह है टेल्मा 40। टेल्मा 40 एक ब्रांड नेम है जिसको बनाने वाली कंपनी है आपकी ग्लेनमार्क। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ जा रहा है कि ब्रांड नेम अगर मांगने जाओगे आप तो आपको टेल्मा 40 बोलना पड़ेगा। टेल्मा के कई वेरिएंट हो सकते हैं, टेल्मा 20, टेल्मा 40, टेल्मा 80, लेकिन सब में एक चीज़ तो कॉमन रहेगा, वह आपका एक्टिव कॉन्स्टेंट जो है टेलमिसार्टन। भले कंसंट्रेशन 40-50 कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आखिर टेलमिसार्टन जो कि टेल्मा 40 का एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इसमें पूरा कंसंट्रेशन है 40 mg। किसका है? टेलमिसार्टन का। एक्जीपेन का तो कोई वैल्यू नहीं होता। एक्जीपेन मतलब ऐसे ड्रग, एक्जीपेन मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसकी कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती, इनर्ट सब्सटेंस होते हैं, केवल बल को बढ़ाने का काम करते हैं। तो असली है आपका टेलमिसार्टन। अब मैंने आपको दिखाया था, यहाँ भी आप देखो कि ये पूरा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन है। जनरल बुक जो आप यूज़ करते हो केंद्रीय पार्टी, उसके हिसाब से ढूंढो जरा कि टेलमिसार्टन कहाँ पे है। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पे एक ग्रीन कलर के बॉक्स से इसको हाईलाइट किया हुआ है। टेलमिसार्टन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये रहा आपका टेलमिसार्टन। तो आपको ये तो मिल गया टेलमिसार्टन। अब पीछे जाओ, रिवर्स फार्माकोलॉजी के प्रिंसिपल को फॉलो करिए कि टेलमिसार्टन किसके अंदर इंक्लूडेड है। यह है आपका एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन के अंदर भी कौन सा? स्पेसिफिक AT1 रिसेप्टर ब्लॉकर। कह सकते हो कि आप एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर क्लास के अंदर का है। अब इस क्लास के अंदर तो ये आपका टेलमिसार्टन अवेलेबल है, लेकिन जरा ये सोचो कि ये कि खुद एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर खुद किस क्लास का सब क्लास है। तो आप जब फिर से पीछे जाओगे तो आपको दिखेगा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनिबिटर, यानी कि असल में हमारा ये खेल है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनिबिटर। फिर उसके अंदर आएगा आपका एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, यानी कि इसको अगर शॉर्ट में बोलोगे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो ये कहलाता है आपका रास सिस्टम। ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे पूरी बॉडी का ब्लड प्रेशर कैसा होगा, कब कम होगा, कब ज़्यादा होगा, कब कम करना है, कब ज़्यादा करना है, सब कुछ रेगुलेट किया जाता है। आपका जो ब्लड है ना, ये किडनी के थ्रू कंट्रोल करते हैं। किडनी के अंदर कई सारे ऐसे सिस्टम है, बैरोरिसेप्टर है, और आपका ये एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम काम करता है, जो डिटेक्ट करता है कि आखिर इस वेसल में आने वाले ब्लड का प्रेशर कितना है, कितना होना चाहिए था और कितना है। अगर कम है तो ये RAS रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण से वेसल कंस्ट्रिक्शन होते हैं और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये तो तब की बात हो गई जब आपका ब्लड प्रेशर लो है और आपको मैनेज करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आज तो हम बात करें एंटी हाइपरटेंसिव की केस में, यानी कि ब्लड प्रेशर आपका ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। तो भाई जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और आप नहीं चाहते कि वो ब्लड प्रेशर बढ़े, तो उस वजह को तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। वो वजह है यही आपका रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, यानी कि आप रेनिन को भी अफेक्ट करो, या आप एंजियोटेंसिन सिस्टम को भी अफेक्ट करो, या फिर आप एल्डोस्टेरोन सिस्टम को भी अफेक्ट करो। यही इस सिस्टम के शॉर्टकट्स हैं, यानी कि आपके इस सिस्टम में किसी इंडिविजुअल को छेड़ करके आप अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हो। ये पूरा का पूरा क्लास है। अब यही चीज़ को देखिए ना, RAS। तो अगर आप देखोगे कि RAS सिस्टम इनिबिटर का, तो इसके 3 सब क्लास हैं। पहला है ACE इनिबिटर, ये वाला। दूसरा है आपका, जिसके बारे में हम बात करेंगे, एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इनिबिटर। उसके बाद आपका तीसरा है डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर। तो एंजियोटेंसिन, ये तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का आ गया। रेनिन, ये रेनिन डायरेक्ट इनिबिटर आ गया। और एल्डोस्टेरोन, ये आपका एंजियोटेंसिन सिस्टम इनिबिटर आ गया। ये तीनों सिस्टम काम करते हैं। फोकस करते हैं आज के इस कॉन्स्टिट्यूएंट पे, जो कि टेलमिसार्टन है, और ये बिलोंग करता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। अब देखो, रेनिन जो आता है किडनी से,
फिर ये कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एंजियोटेंसिन 1 में, और ये एंजियोटेंसिन फिर से अपने दूसरे एक्टिव फॉर्म जिसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है। और इसके कन्वर्ट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका ACE, जिसका पूरा नाम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, यानी कि एक ऐसा एंजाइम जो कि एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट कर रहा है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको मैं फिर से लिख रहा हूं, ये ACE शॉर्टकट है, एब्रीवेशन वर्जन है, संक्षिप्त रूप है। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है A फॉर एंजियोटेंसिन, C फॉर कन्वर्टिंग। सिंपली इंग्लिश का मतलब है कन्वर्टिंग, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। क्या है भैया? ये एंजाइम है। तो कह सकते हो एक ऐसा एंजाइम जो कि एंजियोटेंसिन के इनएक्टिव फॉर्म यानी कि एंजियोटेंसिन 1 को उसके एक्टिव फॉर्म यानी कि एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने का काम कर रहा होगा। मतलब समझो कि कोई ऐसा हथियार है, बम है, जिसके पास इनएक्टिविटी है, भी कोई एक्टिव नहीं है, टाइम बम है। अगर आपने टाइम बटन को दबाया तो वह एक्टिवेट हो जाएगा। तो ऐसा बम किस काम का जो एक्टिवेट ही ना हुआ हो, और उसको एक्टिवेट करने वाला है ये आपका ACE। तो ये जो एंजियोटेंसिन 1 है इनएक्टिव केस में कोई काम का नहीं है, ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है तो काम का, और इसी को कन्वर्ट करने का काम करता है ACE। अब अगर ये एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्ट हो गया, बन गया, तो आगे की प्रॉब्लम सुन लीजिए। अब आगे क्या होगा इसको हम मिटाते हैं। ये एंजियोटेंसिन का रिसेप्टर है, ठीक है, ये तो बन गया आपका एंजियोटेंसिन 2, समझ में आ गया। ये एंजियोटेंसिन 2 का रिसेप्टर है। अगर ये एंजियोटेंसिन जो कि अभी गोला के आकार में है, ऐसा मान के चलते हैं, ये बना हुआ है, अब ये एंजियोटेंसिन घूम फिर करके अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे आएगा और यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ पहले से पता होगी कॉन्सेप्ट में कि सिंगल रिसेप्टर इज नॉट ऑफ यूज, उसका कोई काम का नहीं, सिंगल ड्रग का भी कोई काम नहीं है। ये तब काम आएगा जब ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल है या ड्रग मॉलिक्यूल है अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा। फिलहाल यहाँ पे ड्रग नहीं है, यहाँ पे सिग्नल है जो कि एंजियोटेंसिन 2 के फॉर्मेट में है। तो जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर, इस रिसेप्टर का नाम क्या है? इसका नाम है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर। और जैसे ही इस ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर पे एंजियोटेंसिन बाइंड होगा, इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। और बायोलॉजिकल एक्टिविटी यहाँ पे क्या है? बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी में से एक एक्टिविटी ये है कि आपका जो ब्लड वेसल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। और कोई भी ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, कोई भी ब्लड वेसल बोल लो या कोई भी प्लास्टिक का पाइप बोल लो जिसके थ्रू आप नल में पानी लगा करके अपने पौधों को देते हो, अगर वो उसका डायमीटर छोटा होता जाएगा तो उसके अंदर बहने वाला लिक्विड, चाहे पानी हो चाहे ब्लड हो, उसका प्रेशर तो बढ़ता जाएगा, हार्ट पे भी लोड बढ़ेगा, आपका प्री लोड और आफ्टर लोड भी अल्टर होंगे। तो इस तरीके से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अब किसकी वजह से बढ़ा? ये बढ़ा आपके एंजियोटेंसिन के अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होने की वजह से। तो पूरा खेल यही है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे आप मेरा पेन देख रहे हैं ना, ये वाला पॉइंट ही पूरा का पूरा खेल कर रहा है। यानी कि ये एंजियोटेंसिन इस रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है और उसकी पूरी कहानी हो रही है। इसके पहले की भी कहानी है और इसके बाद की भी कहानी है। लेकिन यहाँ पे अगर हम क्या करें, टेल्मिसार्टन देते हैं, तो ये टेल्मिसार्टन कैटेगरी देखिए एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ब्लॉकर मतलब जो ब्लॉक कर देता है। तो अब क्या करेगा, इसको मिटाते हैं। अब ये जो आपका एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है टेल्मिसार्टन, वो इस एंजियोटेंसिन को उसके रिसेप्टर पे बाइंड होने नहीं देगा। और बाइंड नहीं होने देगा यानी कि अब उसकी एक्टिविटी ही नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो बाइंड होगा तभी एक्टिविटी मिलेगी। और यहाँ पे कोई भी बाइंड नहीं हो रहा है, इसके लिए उसकी कोई भी एक्टिविटी आप देख नहीं पाओगे। तो ये आपके एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर के काम करने का तरीका है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे स्लाइड पे, जहाँ पे कोई दूसरा ड्रग यहाँ पे बैठा होगा आपका इंतजार करते करते। तो ये देखो इसका क्या ब्रांड नेम है, ये है टेल्मा एच। अभी आपने देखा था टेल्मा, लेकिन यहाँ पे है टेल्मा एच, यानी कि एक एक्स्ट्रा ड्रग यहाँ पे ऐड हो रहा है। टेल्मा का मतलब था आपका टेल्मिसार्टन और यहाँ पे एच का मतलब है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। तो टेल्मिसार्टन हमने कवर कर लिया, तो इसको और डिस्कस नहीं करेंगे। अब बच गया आपका हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। ढूंढिए आपके क्लासिफिकेशन में ये दो चीज़ें कहाँ हैं। ये रहा आपका टेल्मिसार्टन जिसके बारे में अभी अभी बात किया, बचा हमारा हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। तो हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड ये रहा, फर्स्ट लाइन फर्स्ट एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। और ये हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड किसके अंदर इंक्लूड है भैया? थायाजाइड। और ये थायाजाइड किसके अंदर इंक्लूडेड है? डायूरेटिक के अंदर। तो आपको डायूरेटिक के बारे में समझना पड़ेगा। नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। मैकेनिज्म मतलब होता है कंसेप्ट। एक चीज़ तो आपने सुना होगा कि जब कभी भी आपके घर में किसी भी व्यक्ति को बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, तो आप उनसे सॉल्ट का कंजप्शन कम करने को बोलते हो। सॉल्ट मतलब NaCl, यही तो नमक होता है। अगर NaCl टूटेगा तो ये टूटेगा किस में? Na प्लस Cl माइनस में। मेरी केमिस्ट्री बहुत वीक है, कोशिश करता हूँ बस इतना समझा दूँ। तो ये जो नमक है वो इसमें टूटता है।
सॉल्ट फॉर्म में Na+ और Cl- में। ये जो सोडियम है वो क्या करता है वो समझोगे, पहले पहले कहानी को समझ लेते हैं। तो आपके घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या बोलते हो कि नमक कम से कम खा भैया, सलाद के ऊपर नमक मत डाला कर, सब्जी में भी कम नमक डाल के खाया करो, या तो अल्ट्रा लाइट सोडियम लेते हो आजकल, उसका भी मार्केट खूब चल रहा है। तो उसी तरफ अगर कोई व्यक्ति लो बीपी से गिर जाता है तो आप उसको नमक पानी घोल करके देते हो। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ तो क्लियर है कि बीपी के केस में नमक का इन्वॉल्वमेंट है। अगर बीपी कम है तो नमक दे दो, ज़्यादा है तो हटा दो, यानी कि नमक का ये इफेक्ट हम समझ में आ गया क्या कि ये बीपी को इंक्रीज करता है। ये तो बात हो गई ना। अब देखो कैसे इंक्रीज करता है। ये जो सोडियम क्लोराइड आप खाते हो, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक खाते हो, तो ये आपके ब्लड वेसल्स में जा करके अल्टीमेटली पूरे सिस्टम से घूम घूम करके, हम उतना डिटेल पे नहीं जा रहे हैं, इस ब्लड वेसल पे पहुंचता है और इस ब्लड वेसल पे पहुंच करके इसको थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है और इसकी वजह से जो अंदर ब्लड फेस कर रहा है, ब्लड मूव कर रहा है, उसको एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। अगर आपको पता है कि ब्लड प्रेशर होता क्या असली में, सारा खेल वहीं पे छुपा हुआ है। ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड के द्वारा लगाया गया प्रेशर, ये अगर हमारा ब्लड वेसल है, इसमें ब्लड मूव कर रहा है, तो ब्लड जो एट्रियल वॉल पे, आर्टरी की दीवार पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है, यही आपका असल में ब्लड प्रेशर है। और कोई भी चीज़ जितना ज़्यादा प्रेशर फेस करेगा उतना ही ज़्यादा टेंशन में आएगा, इसीलिए हाइपर वर्ड यूज़ किया गया है, हाइपर टेंशन। अब समझ में आ गया नमक की क्या भूमिका होती है। अब देखो आपका जो ड्रग है वो किस क्लास का है, डायूरेटिक का। तो ये काम कैसे करेगा, अगर मैं ये कहूं कि अगर आप बीपी कम करना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू नमक, तो दो ऑप्शन है आपके पास। एक ऑप्शन कि नमक कम से कम इनटेक किया जाए और दूसरा ऑप्शन है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अंडर कंट्रोल कंडीशन एलिमिनेट किया जाए। मतलब ये अगर बाल्टी है और आप चाहते हो कि इसमें पानी कम भरे, तो आपको बंद नहीं करना है, तो आप नल की स्पीड को कम कर दोगे तो पानी कम कम भरेगा। या अगर आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी खाली रहे, तो आप इसमें से एक छेद लगा दोगे जिससे पानी इन जो हो रहा है वो इक्वली आउट होता चले, तो हमेशा ये मेंटेन लेवल पे रहेगा। तो अगर आप नमक कम कर सकते हो तो वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर उससे भी मैनेज नहीं हो रहा है तो आपको नमक को बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। और आपके बॉडी से नमक किस फॉर्म में बाहर निकलता है, दो फॉर्म में। एक पसीने के साथ, पसीना कभी चखा होगा आपने, मुंह से बहता हुआ पसीना, चेहरे से बहता हुआ पसीना मुंह में तो आ ही रहता है। भैया अपने पसीने से तो बहुत प्यार, आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तो पसीना निकल भी रहा होगा। तो ये पसीना या तो आपका यूरिन, दोनों में नमक निकलता है। अगर आप टेक्निकली सोचो तो क्या पसीने के थ्रू इतना नमक निकाला जा सकता है जिससे मैनेज हो सके, ये संभव नहीं लगता। लेकिन यूरिन के थ्रू ये संभव लगता है, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम देख लो, कितना ml आप पसीना निकाल लेते हो दिन में, और उसी की तुलना में कितना ml हम यूरिन पास कर देते हैं। तो यानी कि यूरिन एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम एक्सेस ऑफ सॉल्ट को बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। तो फिर क्या दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हो गई, आप आराम से यूरिन पास करो, सोडियम को कम करते जाओ, बीपी कंट्रोल में हो जाएगा। लेकिन बेटा ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप कितना यूरिन पास करोगे ये आपके कंट्रोल में नहीं है। किसी के दिमाग में घंटी बज रही होगी, सर मैं बहुत सारा पानी पी देता हूं तो बहुत सारा पानी के थ्रू बहुत सारा यूरिन पास कर दूंगा। एग्जैक्टली आप सही बोल रहे हो, लेकिन उस यूरिन में केवल पानी का कंसंट्रेशन जाएगा, सॉल्ट बहुत अच्छे से नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन को फर्क नहीं पड़ रहा, केवल आप यूरिन में वाटर का वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, दैट्स इट। ये भी एक लॉजिकल, हालांकि ये भी काम करेगा, ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा, बट कंपैरेटिवली ड्रग के तुलना में काम करेगा नहीं। तो अब आपको जरूरत पड़ेगी ऐसे ड्रग की जो यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाए। अब वहां पे बारी आती है आपके थायराइड हीरो की। अब यहाँ पे समझो कैसे काम करता है। मैं थोड़ा रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ये रहा हमारा किडनी, रफ डायग्राम ऑफ किडनी, दिस इज किडनी। इसका स्ट्रक्चर अगर अंदर से देखोगे तो आपको नेफ्रॉन दिखेगा। नेफ्रॉन भी थोड़ा जगह कम है, अपन बनाने की कोशिश करते हैं। ये रहा आपका नेफ्रॉन, ठीक है, दिस इज नेफ्रॉन। ये आपका बोमन कैप्सूल, एफ्रेंट, ईफ्रेंट, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ एनले, ये सब कुछ है। यहाँ पे पूरा प्रोसेस चलता था यूरिन फॉर्मेशन का। फर्स्ट स्टेप होता है फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा होता है सीक्रीशन, या इसको बोल सकते हो एक्टिव सीक्रीशन। ठीक है, हमारा काम का है ये रीएब्जॉर्प्शन वाला फेज। हीरो यही पे है, इसी को बोलते हैं रेट लिमिटिंग स्टेप। ये याद रखिएगा, रेट लिमिटिंग स्टेप, RLT। अब क्या होता है, जब हम वो कोई भी चीज़ खाते हैं, पीते हैं, कुछ भी चलता है, वो हमारे ब्लड में पहुंचता है। ब्लड से ये मूव करता है आपके किडनी में फिल्टर करने के लिए। तो यहाँ पे जो किडनी है वो अपना काम बहुत अच्छे से करती है। जितने भी अनवांटेड चीज़ें हैं, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स है या कोई अनवांटेड सब्सटेंस है, उसको फिल्टर करके आपके जो नेफ्रॉन है इसकी ल्यूमेन में लेके आती है। ल्यूमेन मतलब ये देखो यहाँ पे, ये आपका किडनी है तो ये हिस्सा आपका ल्यूमेन है, इसी के थ्रू आगे जाके यूरिन बनेगा। बाकी तो सब यहाँ पे ब्लड ही है, तो इस पर सब कुछ ले आता है।
इस पे कोई चीज़ आ गई तो फाइनली यूरिन से बाहर निकल जाएगा। लेकिन ब्लड सोचता है, सॉरी आपका जो किडनी है वो ये सोचता है कि यार कुछ चीज़ें गलती से आ गई हैं जिनको नहीं आना चाहिए था, ये अच्छा होगा कि ब्लड में ही रहे वरना ये वेस्ट हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ये सोडियम, पोटेशियम, ये सब कुछ आ जाते हैं। तो वो क्या भेजता है, आपके ब्लड से फिल्टर होकर सोडियम तो गया था यूरिन के थ्रू निकलने के लिए, लेकिन इस किडनी ने दिमाग लगाया और बोला कि तुम जाओ वापस सोडियम ब्लड में चले जाओ, तुमको निकलने की जरूरत नहीं है, तुम ब्लड में ही रहो ताकि इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस ना हो सके, अच्छा खासा इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन हो सके, और ये आ जाता है आपके ब्लड में। और अगर ब्लड में आ गया तो फिर गया कहाँ, कहीं नहीं। और आपके ब्लड में अगर सोडियम है तो फिर आपको पता है कि ब्लड का सोडियम क्या करेगा, वैसा कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कर देगा, बीपी को इनहेंस कर देगा। और आप क्या चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि मेरा ब्लड का सोडियम निकले भैया यूरिन के थ्रू, लेकिन ये तो रोक दे रहा है, जाने नहीं दे रहा। अब आपको आएगा मदद आपका थायाजाइड डायोटिक, कोई भी डायोटिक ले लो, एकदम साथ में हम बात करते हैं, स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं बात कर रहे, डायोटिक के बारे में बात करें। तो ये डायोटिक आएगा और बोलेगा किडनी को, नहीं भैया इसको वापस मत भेज, इसके रीअब्जॉर्प्शन को मत होने दो, इनिबिट करो, जाओ जाओ जान दो इसको, अपने ल्यूमेन में है ना, ल्यूमेन के थ्रू ही इसको बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दो ताकि मेरा सोडियम ब्लड में से कम तो हो और उसकी वजह से बीपी जिसका भी जो भी ड्रग ले रहा है उसका मैनेज तो हो। तो ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन को इनिबिट कर देता है। कौन, डायूरेटिक, चाहे वो थायाजाइड हो चाहे लूप सीलिंग हो, वो रीअब्जॉर्प्शन को इनिबिट कर देता है। और इनिबिट करने के कारण से वो जो सोडियम था ल्यूमेन में, और ल्यूमेन से यूरिन में चला जाता है, वापस से ब्लड में नहीं आ पाता। और जब ब्लड में नहीं आ पाएगा तो सोडियम का लेवल कम हो जाएगा, सोडियम का लेवल कम हो जाएगा तो सोडियम की वजह से जो इंक्रीज हो रहा था बीपी का, वो लेवल भी धीरे धीरे नॉर्मल लेवल पे आने लगेगा। तो इस तरीके से आपका जो ड्रग है, कौन सा ड्रग, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, ये वाला, वो काम करता है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा ड्रग है हमारा नेक्स्ट ड्रग। फिर से आ गया टेल्मा। तो मैं इसको बार बार जानबूझ के इसीलिए रखा हूं ताकि आप समझ सको कि कॉम्बिनेशन हम यूज़ कर रहे हैं। पहले प्लेन यूज़ किए थे, फिर इसमें हाइड्रोक्लोरथायाजाइड को ऐड किया, अब यहाँ पे देखो क्या क्या ऐड कर दिए, इसमें टेल्मिसार्टन भी है और अब यहाँ पे दूसरा ड्रग है एम्लोडिपिन। बाद में और भी चीज़ें ऐड हुई थी पहले वाले वीडियो में। टेल्मिसार्टन तो एब्सोल्युटली क्लियर है, अभी अभी हमने देख लिया। अब दूसरा ऐड हुआ आपका एम्लोडिपिन। ढूंढिए कहाँ पे है आपका एम्लोडिपिन। पहले वाले कॉलम में ये रहा टेल्मिसार्टन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। अब आपका दूसरा है एम्लोडिपिन, वो कहाँ है जरा ढूंढिए। पट्टी लगा आपका डाईहाइड्रोपैरिडीन के अंदर। और ये किसके अंदर आता है, ये आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर, यानी कि कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर रहा होगा। ढूंढा तो नहीं हमने ड्रग का नाम, कहाँ है, ये रहा आपका एम्लोडिपिन। कहाँ है भैया एम्लोडिपिन, ये वाला, ये रहा आपका एम्लोडिपिन। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज कैल्शियम चैनल। ये जो केमिकल कॉन्स्टेंट है हमको उससे कोई मतलब नहीं, अभी हमको डिस्कस करना है ये कैल्शियम चैनल और ऊपर से ये ब्लॉकर का। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का मतलब क्या हुआ, ब्लॉकर मतलब एक ऐसा एजेंट जो किसी को ब्लॉक कर रहा होगा, जो किसी को रोक रहा होगा। किसको रोक रहा होगा, ये छिपा है पीछे, क्या छिपा है, कैल्शियम चैनल। तो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके अपना काम कर रहा होगा। तो सबसे पहले क्या समझना चाहिए हमको नियम के अनुसार से, लॉजिकल के हिसाब से, कैल्शियम चैनल को, प्रॉब्लम को समझिए, सॉल्यूशन प्रॉब्लम में ही छिपा है। इसीलिए तो आप देख रहे हो सॉल्यूशन फार्मेसी, यहाँ पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छिपा हुआ है। मान लेते हैं कि ये आपका सेल मेम्ब्रेन है और ये एक चैनल है, इस चैनल से कैल्शियम आ रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल ये कैल्शियम बाहर से अंदर आ रहा है। आपके सेल में ऑलरेडी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ भी कैल्शियम स्टोर होता है, तो दोनों तरफ से कैल्शियम आ रहा है, तो कैल्शियम का लेवल कैसा हो जाएगा भैया, ज़्यादा हो जाएगा। और मुझे यहाँ तक याद है, अगर आपको याद हो तो मैंने डिस्कस किया था हमारे बॉडी में एक मेजर जो आपका एनायन होता है वो होता है सोडियम। लेकिन अगर आप हार्ट के बारे में बात करते हो तो वहाँ पर कैल्शियम की भूमिका थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है हार्ट के। तो कैल्शियम का रोल क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट मसल्स एंड एज वेल एज इंक्रीज द ब्लड प्रेशर टोन, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। तो ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम आ जाएगा तो हार्ट के ऊपर लोड पड़ेगा और ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगेगा। इसी कारण से कैल्शियम को आपको कम करना है, और कैल्शियम को कम करने के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज करते हैं। तो ये जब कैल्शियम आकर के आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा तो अब आप क्या करोगे, फिर से देखो, ये रहा आपका सेल मेम्ब्रेन, ये रहा कैल्शियम का चैनल, और इस चैनल से कैल्शियम आपका आ रहा था। इस तरीके से डॉट 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 बना लेते हैं और डॉट 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 फाइनली ये कैल्शियम आपके सेल के अंदर आ गया, और इसके आने से बीपी बढ़ गया जिसका भी है। तो अब आप क्या करोगे, अब इसको ब्लॉक कर दोगे, किसको, कैल्शियम चैनल को। तो ये रहा आपका ब्लॉकर
और इस तरीके से कैल्शियम यहाँ से आ नहीं पाएगा, और कैल्शियम आ नहीं पाएगा तो जिसकी वजह से बीपी बढ़ा था, जब वही नहीं आया तो बीपी कैसे बढ़ेगा। तो ये है आपके कैल्शियम चैनल के काम करने का तरीका। एक एक घंटे की क्लास तो मैं नहीं ले पाऊंगा एक एक ड्रग के ऊपर। अगर आप चाहते हो कि मेरे को इंडिविजुअल ड्रग का पूरा डिटेल मैकेनिज्म और समझना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ लिंक मिल जाएगा। अगर मैं भूल जाऊं तो याद दिला दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये हो गया आपका एक ड्रग। आगे बढ़ते हैं एक और ड्रग के ऊपर। अब बारी आती है अगले कैटेगरी की, तो वह आपका कंपनी का नाम है हाई प्रेस 50। हाई प्रेस ये कुछ भी रहे यार, अपने को क्या करना, अपने को तो मतलब है किससे, अपने को मतलब है एक्टिव कांस्टेंट से। हाई प्रेस कोई बीपी काम नहीं करता, हाई प्रेस तो सिर्फ एक ब्रांड नेम है, असल काम करता है एटेनॉल। ये है आपका हीरो एटेनोलोल। अब ढूंढो एटेनोलोल कहाँ है, ये आपके राइट साइड में देखिए, प्रोप्रानोलोल, मेटोप्रोलोल और एटेनोलोल। तो एटेनोलोल मिल गया, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। कहाँ पे है एटेनोलोल, ये जस्ट एक पहले है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर के अंदर। और बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर किसके अंदर इंक्लूडेड है, सिंपैथोमाइमेटिक इनहिबिटर के अंदर। तो आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। पहले समझते हैं सिंपैथोमाइमेटिक, फिर समझेंगे इनहिबिटर। सिंपैथोमाइमेटिक, फोकस करिएगा सिंपैथोमाइमेटिक के वर्ड पे। सिंपैथोमाइमेटिक दो शब्दों से बना है, पहला सिंपैथेटिक, दूसरा है माइमेटिक। माइमेटिक बना है मिमिक्री से। मिमिक्री मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति की डुप्लीकेट एक्टिंग करना। जैसे कोई अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन की आवाज़ में कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो असल में क्या कर रहा है, अमिताभ बच्चन जी की मिमिक्री कर रहा है। ये हो गया मिमिकिंग का मतलब, माइमेटिक का मतलब, एजेंट मतलब माइमेटिक। अब उसके पहले क्या लगा है, सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक को समझ लो एक बार एग्जाम्पल के रूप में कि वो आपको सिंपैथी दे रहा है। सिंपैथी मतलब सहानुभूति। भाई अगर आपका दुख लग रहा है, कोई टेंशन में हो और कोई व्यक्ति आके बोलता है टेंशन मतलब भाई मैं तेरे साथ हूँ, चिंता की कोई बात नहीं, कोई दिक्कत है मैं सॉल्व कर दूंगा, वो आपको सहानुभूति दे रहा है, आपके साथ सिंपैथी दे रहा है, तो आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं। जैसे आप चैनल को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा ना भैया, कर दो थोड़ा सिंपैथी, तो ये अच्छा लगेगा। अब सिंपैथी हम कब देते हैं, जब कोई खुश होता है तो आप बोलते हो कि चिंता मत कर बेटा मैं तेरे साथ हूं। ऐसा तो शायद आज तक कभी किसी के साथ हुआ भी नहीं होगा। सिंपैथी हम यूजुअली तब देते हैं जब कंडीशन ऑपोजिट हो, एडवर्स कंडीशन में हो, तभी तो सिंपैथेटिक सिस्टम आपको फियर, फाइट, फ्लाइट जैसे रिस्पॉन्स के लिए मदद करता है। अब अगर आपके पीछे कोई कुत्ता दौड़ा दिया या कोई एडवर्स कंडीशन आ गया जिससे आप डर रहे हो, जिसके साथ आप लड़ रहे हो या आप वहां से भागना चाहते हो, तो पूरी बॉडी को चाहिए कि नहीं एनर्जी, यस चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी तो खा नहीं सकते आप बीच में भागते भागते। आपने जो कुछ भी खाया हुआ है उसके एनर्जी को जो कि ब्लड में है तो ब्लड से थ्रू पहुंचाएगा। अभी तो और भी एस्पेक्ट हैं, ग्लूकोजन भी पहुंचेगा, लेकिन उस पर नहीं जा रहा हूं मैं, सिर्फ आज के टॉपिक के रेस्पेक्ट में ही बात कर रहा हूं। तो अल्टीमेटली बहुत सारा ब्लड पहुंचाना पड़ेगा आपके सेल के पार्ट तक, जल्दी पहुंचाना पड़ेगा, ज़्यादा पहुंचाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इरिथ्रोपोइसिस तो होगा ही होगा, साथ में आपका ब्लड को पहुंचाने वाला मशीन यानी कि आपका हार्ट एक्स्ट्रा फंक्शन करेगा, और एक्स्ट्रा फंक्शन करेगा तो बहुत अधिक मात्रा में ब्लड पहुंचेगा। लेकिन इन जनरल ये तो ठीक हो गई, एडवर्स कंडीशन में बहुत काम आया, तभी तो आप भाग पाते हो, तभी तो आप तेजी से मसल कॉन्ट्रैक्शन दे पाते हो, वरना ऐसे तो एथलीट हो नहीं। मैं भी एथलीट नहीं हूँ, कुत्ता पीछे पड़ेगा तो मैं कितना भागूंगा पता नहीं, शायद ओलंपिक में जीत जाऊँ, लेकिन ये हर जगह थोड़ी ना होगा। मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी अंदर में एड्रेनलिन थोड़ी ना आ जाएगा, एड्रेनलिन यानी कि इसका मेन जो आपका हार्मोन्स है वो आ जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर आ जाएगा, तो ये थोड़ी ना इकट्ठा आ जाएगा अभी बैठे बैठे। तो अगर इस कंडीशन में एक्सेस मात्रा में सिंपैथेटिक सिस्टम काम कर रहा है तो आपका बीपी बढ़ेगा, और अभी आप नहीं चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इनहिबिट करना पड़ेगा। ये कुछ डायग्राम देखो जरा, ये आपका एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, ये आपका ब्लड वेसल है। अगर एक सिंपैथेटिक सिस्टम का आउटफ्लो हो रहा है तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, आराम से चलेगा। लेकिन अगर ये सिंपैथेटिक आउटफ्लो ज़्यादा हो गया, दो एरो बना दिया, तो ये जो ब्लड वेसल है थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, जो डॉट 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 देख रहे हो आप उसको समझ लो। और अगर अधिक मात्रा में सिंपैथेटिक आउटफ्लो आ गया तो यह ब्लड प्रेशर और कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो अब असली में हमारा बन गया ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। ये पहले वाले लाइन को हटा दो इस तरीके से, अब बच्चा देखो कितना सकरा हो गया। इस पे अगर कोई ब्लड मूव करे तो भैया उसको कितना रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस के साथ साथ में डायमीटर भी छोटा हो गया। तो ऐसे में प्रेशर बढ़ना है तो स्वाभाविक है ही है। ये है आपके ब्लड प्रेशर का कारण रिगार्डिंग टू द सिंपैथेटिक सिस्टम। अब आपको बढ़ाना नहीं है, आपको मैनेज करना है, तो जिसकी वजह से बढ़ा है उस सिंपैथेटिक सिस्टम को आपको कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो ये उसको कम करके अपना काम करता है। अब इस सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर दो टाइप के एड्रेनर्जिक सिस्टम होते हैं, अल्फा एड्रेनर्जिक सिस्टम और बीटा एड्रेनर्जिक सिस्टम। तो बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अल्फा बीटा ब्लॉकर क्या है, कोई मतलब नहीं, मेन क्लास है आपका सिंपैथेटिक सिस्टम। तो इस तरीके से सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम करके मैनेज करके आप
उस व्यक्ति का अपना जिसका भी बात कर रहे हो बीपी मैनेज कर सकते हो। आगे बढ़ें, थोड़ा थोड़ा छोटा रखना पड़ेगा भैया, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके बाद अगला जो ड्रग है आपका ब्रांड नेम देखो वह है लोरवास एसआर। लोरवास एसआर तो मतलब हो गया सस्टेन रिलीज। लोरवार के अंदर एक्टिव कॉन्स्टेंट क्या है? इंडापामाइड प्रोलॉन्ग रिलीज टेबलेट। इंडापामाइड कहाँ है? ये है आपका, देखो इधर, ये है इंडापामाइड। किसके अंदर आया? थायजाइड। और ये थायजाइड किसके अंदर आया? डाययूरेटिक के अंदर आया। ये तो आपने पहले से कवर कर लिया था, तो इसको अपन स्किप कर सकते हैं। दोबारा आ गया तो मैं शॉर्ट में बता दूं, डाययूरेटिक ऐसे एजेंट हैं जो कि आपके ब्लड में से सोडियम क्लोराइड को यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करने का काम करते हैं। किडनी से इस सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को इनिबिट करने का काम करते हैं। हो गया रिवाइज, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ड्रग क्या है आपका? यह आपका फ्यूरेसेमाइड। फ्यूरेसेमाइड यानी कि फिर से डाययूरेटिक, लेकिन क्लास का सब क्लास चेंज हो रहा है। ये रहा आपका फ्यूरोसेमाइड। ये है हाई सीलिंग के अंदर और है तो डाययूरेटिक का, तो मेन काम करने का तरीका तो वही होगा। लेकिन हाई सीलिंग डाययूरेटिक मतलब होता है ऐसा डाययूरेटिक जो कि काफ़ी अच्छा इफेक्टिव होता है। और हाई सीलिंग डाययूरेटिक मोस्टली आपके लूप्स पे काम करते हैं। लूप का डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। ये रहा आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और ये आपके लूप्स हो गए। तो इन लूप्स पे आपका हाई सीलिंग डाययूरेटिक काम करता है। तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम और हो सकती है कि अधिक मात्रा में सोडियम को निकाल देगा और इससे आपको इलेक्ट्रोलाइट का लॉस भी देखने को मिलेगा। ये कोई सेलेक्टिव नहीं है कि सोडियम ही बाहर निकलो तुम, ये सोडियम के साथ साथ पोटेशियम को भी बाहर निकाल देता है। तो ऐसा समझो नुकसान क्या होगा। एक क्लास है, आप मेरी क्लास में बैठे हो, फिजिकली क्लास चल रहा है, ऑफलाइन चल रहा है, और आपकी क्लास में 60 बच्चे बैठे हैं, उसमें से एक बच्चा बहुत बदमाशी कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है क्लास को, और मुझे लगा कि क्लास वगैरह चलानी है, अच्छे से स्मूथली चलानी है, तो इस बच्चे को जो डिस्टर्ब कर रहा है उसे क्लास से बाहर भगा देना चाहिए। लेकिन मैंने क्या किया, सब के सब भग जाओ, पूरी क्लास को खाली कर दिया। तो ये कोई सही तरीका हुआ क्या? नहीं ना। मुझे किसको निकालना चाहिए था? उस व्यक्ति को, उस बच्चे को जो बदमाशी कर रहा था। लेकिन यहाँ पे डाययूरेटिक की तरह मैंने सबको निकाल दिया, सोडियम को निकाल दिया, पोटेशियम को निकाल दिया, पता नहीं और कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट उन सबको निकाल दिया। इससे फायदा तो होगा कि हल्ला नहीं होगा जो बच्चा डिस्टर्ब कर रहा था। नुकसान ये होगा कि अब बच्चे ही कोई नहीं, तो क्लास का ही नहीं, तो क्या मतलब हुआ। इसीलिए यहाँ पे हाई सीलिंग का नुकसान है, जिसको आगे समझ में आएगा आपको, उसके कारण से आपको इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो सकता है। इसको बचाने के लिए हम पोटेशियम स्पायरिंग डाययूरेटिक को यूज़ करते हैं। और वो पोटेशियम स्पायरिंग डाययूरेटिक क्या करता है? पोटेशियम को बचा लेता है, सोडियम को जाने देता है। तो ये हो गया इसके काम करने का तरीका। ये तो वही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो ड्रग है आपका स्पायरोनोलेक्टोन। ये देखिए स्पायरोनोलेक्टोन किसके अंदर आ गया? ये रहा आपका स्पायरोनोलेक्टोन, ये मिट गया सॉरी, ये रहा आपका स्पायरोनोलेक्टोन, ये एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, और ये फिर से डाययूरेटिक के अंदर में है। तो काम तो वही है कि यूरिन के थ्रू सोडियम के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करे, लेकिन एक फ़ायदा ये है कि ये एल्डोस्टेरोन को एंटागोनाइज कर देगा। लेकिन जो मैंने अभी बताया उसके रेस्पेक्ट में समझते हैं। बेसिकली जो आपका स्पायरोनोलेक्टोन है पोटेशियम स्पायरिंग डाययूरेटिक है, तो आपके यूरिन से सोडियम के एलिमिनेशन को फैसिलिटेट करेगा, लेकिन पोटेशियम को अपने पास कंजर्व करके रखेगा, इसको जाने नहीं देगा। ये इस तरीके से सोडियम निकल जाएगा तो आपका बीपी मैनेज हो जाएगा, लेकिन पोटेशियम रह जाएगा, इसलिए आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर की कोई भी अदर फंक्शन है, नर्व कंडक्शन है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपने बीपी को मैनेज कर सकते हो। मैं बहुत डिटेल पे इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि डाययूरेटिक को हमने ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्लास है आपका वह है एनालाप्रिल। एनालाप्रिल आपका एक्टिव कॉन्स्टेंट है। अब ढूंढिए जरा कहाँ है एनालाप्रिल, तो आपके पट्टी के अंदर दिख रहा हुआ है, ये रहा आपका एनालाप्रिल। और ये एनालाप्रिल किसके अंदर है? ACE इनिबिटर के। और ये ACE इनिबिटर किसके अंदर है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इनिबिटर के अंदर में। तो असली चीज़ हमारा ये है ACE इनिबिटर, जो मैंने पहले ही बताया था। देखो एंजियोटेंसिन 1 ये जो कि इनएक्टिव है, दिस इज इनएक्टिव, ठीक है, ये इनएक्टिव है। अगर इसको एक्टिव होना है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एंजियोटेंसिन 2 पे, और इसको यानी कि इनएक्टिव 1 को एक्टिव 2 में कन्वर्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम काम करता है। इसे हम कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। पहले डिस्कस किया था, एन एंजाइम विच कन्वर्ट द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजियोटेंसिन 1 इनटू द एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजियोटेंसिन 2। और ये एंजियोटेंसिन 2 फिर आगे जाकर के एल्डोस्टेरोन भी बनेगा। ये एल्डोस्टेरोन भी बनेगा, जो भी प्रॉब्लम करेगा ये एंजियोटेंसिन 2 तो करेगा ही करेगा, और ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अगर ये वाला कहानी मुहावरा जिसको बोले ना रहेगा मांस ना बजेगी बांसुरी, तो फिर कितना अच्छा हो। तो अगर ये 1 जो कि इनएक्टिव है वो इनएक्टिव ही रहे, एक्टिव फॉर्म 2 में कन्वर्ट ना हो जाए तो,
और ऐसा हो तो कितना अच्छा होगा, आप बीपी को कम कर सकते हो। तो देखो ना कौन सी चीज़ को कन्वर्ट कर रहा है इनएक्टिव को एक्टिव में, ये कन्वर्ट करने वाला कल्प्रिट है ACE, ये इसमें कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर मैं ये कहूं कि जिसकी वजह से बांसुरी बज रही थी उस मास को ही हटा दो, तो मतलब आपका ACE हट गया, तो क्या 1-2 में कन्वर्ट हो पाएगा? नहीं, ये 1-2 में कन्वर्ट नहीं होगा, तो 2 भी नहीं बनेगा, और 2 नहीं बनेगा तो आगे का पूरा प्रोसेस रुक जाएगा, और इस तरीके से आप अपने बीपी को मैनेज कर पाओगे। आई होप कि आपको समझ में आया हुआ होगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा, सबका डिटेल वीडियो लिंक जो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है लेक्चर वीडियो थ्योरी में व्हाइट बोर्ड में, वो आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ड्रग वह आपका लिंसोप्रिल। लिंसोप्रिल अगेन इज एग्जाम्पल ऑफ ACE इनिबिटर, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा लिंसोप्रिल। तो इसको अपन स्किप मारते हैं, अभी तो देखा है। इसके बाद है आपका लोसार्टन। लोसार्टन अभी भी देखा हमने, टेल्मिसार्टन देखा था ना, टेल्मिसार्टन के अंदर कहीं कैटेगरी है, तो इसको भी अपन स्किप मार देते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, वह आपका एलिस्किरेन। ये है आपका कौन सी कैटेगरी की ड्रग? डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर, एलिस्किरेन। तो रेनिन पहले आता है, रेनिन, फिर एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2। अगर ये आके फर्दर प्रोसेस होता है 1 में, 1 होता है 2 में विद हेल्प ऑफ ACE, तो अगर आप इसके शुरुआती रेनिन को ही इनिबिट कर दो तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता ये ड्रग। ये हमारे यहाँ का अवेलेबल है भी नहीं, जो इमेज देख रहे हो आप बाहर का इमेज है, वो तो सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने लिया हुआ था, पहले भी मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है। हालांकि बना इंडिया में है पर ये यूज़ कहीं और होता है। यहाँ पे देख लो आप, ये USA के लिए है, बना है आपके इंडिया में। मुझे नहीं पता अगर कोई मार्केट में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है तो, क्योंकि वी फार्मासिस्ट नो अबाउट द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट द ब्रांड नेम। तो यहाँ पे ये जो है आपका रेनिन, ये आकर के पूरी कहानी को शुरू करता है। लड़ाई की शुरुआत तो रेनिन ही करता है, बीच में कोई और मजे ले लेता है। तो अगर हम रेनिन को इनिबिट कर दें तो ना रहेगा एंजियोटेंसिन 1, ना बनेगा एंजियोटेंसिन 2, कहानी खत्म आपका। ये उसके काम करने का तरीका है। इसके बाद अगला जो ड्रग आता है वह है आपका प्राजोसिन। प्राजोसिन इंक्लूडेड अंडर अल्फा एडर्जिक ब्लॉकर, और अल्फा एडर्जिक ब्लॉकर के अंदर ये रहा आपका प्राजोसिन, जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम इनिबिटर के अंदर का है। तो ये भी आपके ब्लड वेसल की जो रेजिस्टेंस है आपके सिंपैथेटिक सिस्टम के थ्रू, सिंपैथोमाइमेटिक सिस्टम, इसको लिमिट करके अपना काम करता है। आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से ये एक दो और बचा हुआ है। ये है आपका मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल के बारे में तो बहुत पता होगा आपको, ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का तो है एग्जाम्पल, लेकिन आजकल ये हेयर ग्रोथ के लिए भी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये रहा मेरा मिनॉक्सिडिल, विच इज़ इंक्लूडेड अंडर द वैसोडायलेटर। वैसोडायलेटर के अंदर भी क्लास है आर्टेरियल डायलेटर, यानी कि आर्टरीज को डायलेट करेगा। वैसोडायलेटर का मतलब है ब्लड वेसल को डायलेट करना। अब सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई बहुत बड़ा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है। कैसे होता है वो डिटेल से अवेलेबल है। ये आपका ब्लड वेसल है, अगर ये ब्लड वेसल नॉर्मल है तो इसके अंदर बहने वाले ब्लड बहुत स्मूथली मूव करेंगे। यहाँ पे लगाया जाने वाला प्रेशर, यहाँ पे लगाया जाने वाला प्रेशर विल बी एब्सोल्युटली ओके, नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर ये जो ब्लड वेसल है कुछ इस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए तो प्रेशर यहाँ पे बढ़ेगा। फिर से मैं वही एग्जांपल दूंगा कि ये एक नल है, इस नल में आपने पाइप लगाया, ठीक, और यहाँ पे आप अपने साइकिल को या गाड़ी को, कार को अच्छे से वॉश कर रहे हो। तो अगर आप वॉश करते हो तो सामने में अंगूठा लगा दे तो प्रेशर कैसा बढ़ता है भैया? प्रेशर बढ़ने लगता है आपका, और आपका जो पानी है वो दूर दूर तक पहुँचता है। अगर पाइप को आपने दबाया तो होता कैसा है? ये रहा नॉर्मल पाइप, बट अगर इसको आप पुश करते हो तो कुछ इस तरीके से ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, और यहाँ पे पूरा जो पानी है उसको प्रेशर का सामना करते हुए यहाँ से निकलना पड़ता है। तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, पाइप कॉन्स्ट्रिक्शन, पाइपो कॉन्स्ट्रिक्शन बोल सकते हैं क्या अपन? पता नहीं, बोलो कमेंट में कि बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, इसकी वजह से बीपी आपका बढ़ता है। यहाँ पे आपका जो ड्रग है, जो वैसोडायलेटर है, इसको वापस से डायलेट कर देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह के यहाँ पे काम करते हैं, तो इसको फिर से डायलेट कर देगा, और जो ब्लड वेसल्स है नॉर्मली अपने तरह पहले जो था उसी के हिसाब से बहने देता है। ये आपके वैसोडायलेटर के काम करने का तरीका। और आखिरी में जो आपका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड या नाइट्रोप्रोसाइड सोडियम, दोनों आगे पीछे कहीं भी बोल दो, ये भी आपके वैसोडायलेटर का ही एग्जाम्पल है, बट ये आर्टरीज और वेन दोनों को अफेक्ट करके आपके ब्लड प्रेशर को मैनेज करने की कोशिश करती है। तो ये हमारा कुछ ड्रग ब्रांड नेम के हिसाब से, उसका क्लासिफिकेशन के हिसाब से, उसका
उसका जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप कि आपको कुछ तो बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा हुआ होगा ऐसा मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि थोड़ा समराइज वे में किया था। सबके वीडियोस डिटेल में व्हाइट बोर्ड लेक्चर के फॉर्म में अवेलेबल हैं, अगर आप चैनल पर सर्च करेंगे तो ईजिली मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इनकी क्लास के अकॉर्डिंगली आपको वीडियोस लिंक अवेलेबल करा सकूं इसी वीडियोस में। अगर मैं भूल जाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में याद दिला दीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सीरीज। थैंक यू, टेक केयर।